हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम सेकंड सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं होता, फिर भी यह पाचन के लिए अनिवार्य है। कथन की व्याख्या कीजिए। पित्तरस कहाँ से निकलता है? पाचन तंत्र का चित्र देखिए। लेबलिंग ए यकृत है और यह यकृत पित्तरस बनाता है। अब पित्तरस के कार्य देखिए। नंबर 1, पित्तरस वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिसे इमल्सीकरण की क्रिया कहते हैं। यानी पित्तरस वसा के पाचन में सहायता करता है, वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़कर। नंबर 2, पित्तरस अग्नाशयिक एंजाइमों की क्रिया के लिए क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। इसको समझिए। अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम क्षारीय माध्यम में काम कर सकते हैं, तो पित्तरस क्षारीय माध्यम इनके काम करने के लिए प्रदान करता है। इस तरह पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं होता, फिर भी ये पाचन के लिए अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 2, जैव आवर्धन किसे कहते हैं? खाद्य श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा निचले पोषी स्तर से ऊपरी पोषी स्तर तक बढ़ती चली जाती है, जिसे जैव आवर्धन कहते हैं। उदाहरण से इसको समझिए। चित्र देखो। यहाँ डीडीटी की मात्रा विभिन्न पोषी स्तर पर दिखाई गई है। जल में डीडीटी की मात्रा है 0.003 पार्ट्स पर मिलियन। प्लवक में डीडीटी की मात्रा है 0.04 पार्ट्स पर मिलियन। अगला पोषी स्तर छोटी मछली में 0.5 पार्ट्स पर मिलियन डीडीटी की मात्रा है। बड़ी मछली में 2 पार्ट्स पर मिलियन डीडीटी की मात्रा है, तथा पक्षी जो बड़ी मछली को खाते हैं, डीडीटी की मात्रा है उनमें 25 पार्ट्स पर मिलियन। आप देख सकते हैं प्लवक से पक्षी तक डीडीटी की मात्रा बढ़ती चली जा रही है हर पोषी स्तर पर। इसी को जैव आवर्धन कहते हैं। प्रश्न 3, कौन सा आहार हमें अधिक ऊर्जा देता है, शाकाहारी या मांसाहारी? शाकाहारी आहार श्रृंखला अधिक ऊर्जा देती है। इस उत्तर को अधिक स्पष्ट करने के लिए उदाहरण दीजिए। 2 आहार श्रृंखला बनाएं, एक शाकाहारी दूसरी मांसाहारी, जैसे यहाँ पर बनाई गई है। पहले शाकाहारी आहार श्रृंखला देखो। पौधे में 1000 जूल ऊर्जा है, तो मनुष्य को इसका 10% यानी 100 जूल ऊर्जा मिलेगी। लेकिन दूसरी आहार श्रृंखला देखो। पौधे में 1000 जूल ऊर्जा है, तो बकरी को 100 जूल ऊर्जा मिलेगी, तथा मनुष्य जब बकरी को कंज्यूम करेगा तो उसे 10 जूल ऊर्जा ही मिल पाएगी। यानी शाकाहारी भोजन में मनुष्य को 100 जूल ऊर्जा तथा मीट खाने पर 10 जूल ऊर्जा मिल रही है। इसलिए शाकाहारी भोजन अच्छा है। प्रश्न 3 में एक चॉइस है। आपको दोनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न करना है। देखिए चॉइस वाला क्वेश्चन कौन सा है। रक्तदाब का क्या अर्थ है? इसको मापने के यंत्र का नाम लिखिए। रक्त वाहिनियों की दीवारों पर रक्त द्वारा लगाए गए बल को रक्तदाब कहते हैं। यानी जब रक्त धमनियों में बहता है तो धमनी की दीवारों पर बल लगाता है और इस बल को रक्तदाब कहा जाता है। रक्तदाब को मापने का यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। इसका चित्र आप देख सकते हैं, जिसके द्वारा हम रक्तदाब को मापते हैं। प्रश्न 4, अभिकथन कारण पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। अभिकथन स्टेटमेंट देखिए। अलैंगिक जनन से उत्पन्न जीवाणुओं में आधारभूत शारीरिक संरचना एक समान होगी, परंतु विभिन्नताएं भी होंगी। सही कथन है ये। कारण देखिए, डीएनए की जब प्रतिकृति बनती है तो वह बिल्कुल अपने जनक डीएनए के समान नहीं होती। यह भी कथन सही है, तथा अभिकथन की सही व्याख्या भी है। साइड में चित्र देखिए। जब एक डीएनए से 2 डीएनए बनते हैं, यानी जब डीएनए की प्रतिकृति बनती है, तो वह पहले डीएनए के समान नहीं बन पाती, कुछ न कुछ अंतर जरूर हो जाता है। इसलिए अलैंगिक जनन में भी
जब नए जीवाणु बनते हैं तो नया डीएनए भी बनता है और आधारभूत शारीरिक संरचना तो समान होती है, परंतु आपको विभिन्नताएं भी देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट चॉइस है ए। दोनों अभिकथन ए तथा कारण आर सही हैं तथा आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। प्रश्न नंबर 5, अभिकथन ए देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हमारे रुधिर में विलय अवस्था में होता है। सही कथन है ये। कारण देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलय है, यह भी सही कथन है तथा अभिकथन की सही व्याख्या है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में ज़्यादा घुल सकती है, इसलिए इसका परिवहन रक्त में विलय अवस्था यानी घुलनशील अवस्था में होता है। सो करेक्ट चॉइस यहाँ पर भी ए है। दोनों अभिकथन ए तथा कारण आर सही हैं तथा आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। प्रश्न 6 पर आइए। निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं 1 से 5 में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। यह जानकारी उत्सर्जन के ऊपर आधारित है। अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर कैसे निकलते हैं, इसकी जानकारी दी गई है इस पैराग्राफ में। नाउ आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 1, मानव उत्सर्जन तंत्र के भाग हैं। चित्र देखिए। मानव उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी है, मार्क बी। प्रश्न 6 का पार्ट 2, दिखाए गए चित्र में वृक्काणु की रचना है। वृक्काणु के कौन से भाग में अपशिष्ट पदार्थों के साथ जाने वाले उपयोगी पदार्थों का अवशोषण होता है? ए, बी, सी और डी। वृक्काणु का ए भाग है कोशिका गुच्छ, बी है बोमेन संपुट, सी है वृक्काणु का नलिकाकार भाग तथा डी है संग्राहक वाहिनी। इनमें से वृक्काणु का नलिकाकार भाग अपशिष्ट पदार्थों के साथ जाने वाले उपयोगी पदार्थों का अवशोषण करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी है, मार्क सी। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखिए। प्रश्न 6 का, दिखाए गए चित्र का अध्ययन कीजिए तथा तालिका में एक्स के साथ जुड़ी सही जानकारी को चुनिए। चित्र देखिए। चित्र में अपोहन द्वारा रक्त को साफ करने की विधि दिखाई गई है। एक्स क्या है? एक्स कृत्रिम वृक्क है यानी आर्टिफिशियल किडनी है, जो विसरण विधि द्वारा रुधिर में से नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को निकाल देती है। तो यहाँ पर करेक्ट चॉइस ए है। ए को देखिए, एक्स कृत्रिम वृक्क है, क्रियाविधि है विसरण और कार्य है इसका नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से निकालना। सो करेक्ट चॉइस यहाँ पर ए है, मार्क ए। प्रश्न 6 का चौथा भाग देखिए। दिए गए कथनों में से सही कथन चुनिए। पहला कथन देखिए, वृक्क मनुष्य में मुख्य उत्सर्जन अंग है। सही कथन है ये, वृक्क मुख्य उत्सर्जन अंग होता है मनुष्य में। कथन 2, प्रत्येक वृक्क में अनेक निस्यंदन एकक होते हैं जो वृक्काणु कहलाते हैं। सही कथन है, वृक्क में बहुत से वृक्काणु उपस्थित होते हैं। तीसरा कथन देखिए, नाइट्रोजनी पदार्थ जैसे यूरिया वृक्क में रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं। सही कथन है, यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को वृक्क अलग कर देता है रुधिर से। चौथा कथन देखिए, मूत्राशय पेशीय होता है, अतः यह तंत्रिका नियंत्रण में है। यह भी सही कथन है, तंत्रिका तंत्र कंट्रोल करता है मूत्राशय के कार्यों को। तो यहाँ पर चारों कथन सही हैं, तो आंसर हुआ डी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों कथन सही हैं, सो मार्क डी। फिफ्थ पार्ट पर आइए प्रश्न के। नीचे दी गई तालिका में गलत जानकारी को चुनिए। ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, उत्सर्जन अंग, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है उत्सर्जित पदार्थ। देखिए कौन सी जानकारी इसमें गलत है। ए देखिए, उत्सर्जन अंग है वृक्क
और वृक्क निकालते हैं नाइट्रोजनी पदार्थों को। सही है ये। बी, फेफड़े, फेफड़े निकालते हैं, उत्सर्जित करते हैं यूरिया को। यह गलत है। फेफड़े उत्सर्जित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। सी देखिए, त्वचा, त्वचा का उत्सर्जित पदार्थ है पसीना। यह सही है। डी देखिए, तेल ग्रंथि, तेल ग्रंथि का उत्सर्जित पदार्थ है सीबम। यह भी सही जानकारी है। तो गलत जानकारी कौन सी है? बी, फेफड़े यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। ये गलत जानकारी है, तो मार्क करिए बी को। सेक्शन बी पर आइए। प्रश्न नंबर 7 देखिए। जैव निम्नीकरणीय तथा जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ में अंतर बताएं तथा प्रत्येक के उदाहरण दें। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन से होते हैं? ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो जीवों के द्वारा अपघटित हो सकते हैं, यानी जीव इन्हें तोड़ सकते हैं। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कागज, फल और सब्जियों के छिलके। जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कौन से होते हैं? ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो जीवों के द्वारा अपघटित नहीं किए जा सकते, यानी जीव इन्हें नहीं तोड़ सकते। इन पदार्थों को जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं, जैसे पॉलीथीन, डीडीटी आदि। प्रश्न नंबर 8, कोई 4 यौन संचरित रोगों के नाम लिखिए। 2 जीवाणु जनित तथा 2 वायरस जनित। जीवाणु जनित रोगों के नाम हैं गोनोरिया तथा सिफिलिस, और वायरस जनित रोगों के नाम हैं मस्सा तथा HIV एड्स। HIV का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिससे एड्स रोग हो जाता है। और एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। प्रश्न 9, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया चित्र द्वारा समझाएं। सबसे पहले चित्र में गुणसूत्रों का नंबर तथा उनका टाइप लिखिए। नर में गुणसूत्र लिखिए 44 जमा XY, जो टोटल 23 जोड़े हैं, जिनमें से एक जोड़ा XY लिंग गुणसूत्र है नर के अंदर। चित्र 2 में आप देख सकते हैं नर में पाए जाने वाले गुणसूत्रों को। मादा में गुणसूत्र लिखिए 44 जमा XX, इसमें एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र है XX। चित्र 1 में मादा गुणसूत्र दिखाए गए हैं। इसके बाद युग्मक के टाइप लिखो। नर युग्मक या तो 22 जमा X होगा या 22 जमा Y होगा, जबकि मादा युग्मक 22 जमा X ही होगा। नेक्स्ट स्टेप पर कॉम्बिनेशन लिखिए। अगर 22 जमा X नर युग्मक जुड़ता है 22 जमा X मादा युग्मक से, तो युग्मनज 44 जमा XX होगा और संतति होगी मादा। और अगर नर युग्मक 22 जमा Y मादा युग्मक 22 जमा X से जुड़ता है, तो युग्मनज होगा 44 जमा XY और संतति होगी नर। तो इस प्रकार आप लिंग निर्धारण प्रक्रिया को चित्र की सहायता से दिखा सकते हैं। प्रश्न 10, दिए गए चित्र में निम्नलिखित भागों को अंकित कीजिए। चित्र देखिए, यह पुष्प का चित्र है। इसमें अंकित कीजिए नंबर 1, वह भाग जो परागकण उत्पन्न करता है। परागकण उत्पन्न करने वाला भाग है परागकोश, जो पुंकेसर यानी नर जनन अंग का ऊपरी भाग होता है। नंबर 2, वह भाग जो नर युग्मकों को मादा युग्मक में स्थानांतरित करता है। इस भाग का नाम है वर्तिका। यह एक नली है जो स्त्री केसर का भाग है तथा नर युग्मक को मादा युग्मक में पहुंचाने का काम करती है। थर्ड देखिए, वह भाग जो पराग कणों के लिए चिपचिपा है। यह चिपचिपा भाग है वर्तिकाग्र। यह भी स्त्री केसर का सबसे ऊपर का भाग होता है। यहाँ पराग कण आकर चिपक जाते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए, वह भाग जो फल में विकसित होता है। अंडाशय फल में विकसित होता है। यह भी स्त्री केसर का निचला भाग होता है। तो आंसर क्या हुआ? फर्स्ट परागकोश, सेकंड वर्तिका, थर्ड वर्तिकाग्र
एंड फोर्थ अंडाशय। सेक्शन सी पर आइए। प्रश्न नंबर 11, प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली 3 घटनाएं लिखिए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली 3 घटनाएं हैं। नंबर 1, क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है और यह सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करने का काम करता है। नंबर 2 देखिए, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना तथा जल का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में टूटना, यह दूसरी इंपॉर्टेंट घटना है प्रकाश संश्लेषण में। यहाँ पर प्रकाश ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है रासायनिक ऊर्जा में तथा जल टूट जाता है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में। तीसरी घटना देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से शर्करा का बनना, यह है तीसरी घटना प्रकाश संश्लेषण की। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण की पूरी क्रिया, इसका पूरा रासायनिक समीकरण। 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु जमा 12 जल के अणु क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं ग्लूकोज का 1 अणु, 6 ऑक्सीजन के अणु तथा जल के 6 अणु। क्लियर। सेक्शन डी, प्रश्न 12 का अ भाग देखिए। दिए गए चित्र में ए, बी, सी को नामांकित कीजिए तथा उनके कार्य लिखिए। चित्र मादा जनन अंग का है। चित्र में ए है अंडाशय और इसका कार्य है अंड कोशिका का निर्माण करना तथा कुछ हार्मोन उत्पन्न करना। बी है अंडवाहिका, अंड कोशिका तथा शुक्राणु का निषेचन अंडवाहिका में होता है, यानी निषेचन प्रक्रिया अंडवाहिका में पूरी होती है। चित्र में सी है गर्भाशय। निषेचित अंड विभाजन के पश्चात भ्रूण बनाता है जो गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, यानी गर्भाशय भ्रूण को स्थापित करता है तथा भ्रूण की वृद्धि गर्भाशय में ही पूरी होती है। ब पार्ट देखिए प्रश्न का। प्लेसेंटा क्या है, इसका कार्य लिखिए। प्लेसेंटा एक तश्तरी नुमा संरचना है, तश्तरी के आकार का होता है, जो भ्रूण को मां के गर्भाशय से जोड़ता है और इसका कार्य है मां से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों को पहुंचाना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you very much for staying with me. Subscribe the channel to get the information about my new video. Thank you so much.